मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो 10:30 बजने में चंद सेकंड बाकी थे। मैं मुंतजिर रहा और जो ही रोशन डायल पर 10:30 बजे मैंने अंधेरे में खड़े खड़े STF के ऑपरेटर्स का बटन दबाकर स्ट्राइक यूनिट वालों के साथ अव्वल खान के लिए पैगाम नशर कर दिया कि मैं अपनी जगह से पेशकदमी के लिए तैयार था। ऑपरेटर्स जेब में वापस रखते हुए मुझे अचानक बीमगन याद आई जो मैंने घर से रवानगी से पहले अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी ताकि चलते हुए उसे अपने साथ ले लूं, लेकिन इस बेनजीर हथियार का किसी जेब में कोई पता नहीं था। मैं घर से चलते हुए अपना वो हथियार साथ लेना भूल गया था। मुझे यकायक अपने ऊपर गुस्सा आ गया। वो मेरी संगीन भूल थी। इस अहम मार्के में बीमगन का मेरे साथ होना बहुत जरूरी था। हमारा बुज़दिल दुश्मन किसी चूहे की तरह अपनी कमीनगाह के अंधेरे में दुबका हुआ बैठा था। आसार बता रहे थे कि हमें अंदर घुसकर इस पर हाथ डालना होगा। अपनी इब्तदाई मनसूबाबंदी में हमने इस नुक्ते का खास तौर पर ख्याल रखा था। बेन से दस्त बदस्त लड़ाई में बीमगन एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकती थी। इतना वक्त नहीं था कि मैं घर फोन करके सुल्तान शाह के जरिए बीमगन मंगवा लेता। घर पर 2 औरतों के साथ वो अकलौता मर्द रह गया था। घर पर ब्लैक कैट्स की तरफ से हमले का अंदेशा कभी था। अगर वक्त होता तब भी सुल्तान शाह को इस वक्त घर से हटाना आसान न था। मैंने तनबा तकदीर होकर बीमगन का ख्याल अपने जहन से झटक दिया। मेरे पास फाजिल राउंड के साथ एक भरा हुआ माउजर और दूसरा पिस्तौल मौजूद था। वक्त पड़ने पर वो मेरे लिए काफी साबित हो सकते थे। वैसे भी मैं एक वक्त में एक से ज्यादा हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 10:35 पर अचानक फिजा एक हौलनाक फायर की आवाज से गूंज उठी। फायर की गूंज के साथ शीशा टूटने का पुरशोर छनाका हुआ और टूटे हुए शीशे के टुकड़े से 9 की ऊपरी मंजिल से छनाछन नीचे आके गिरने लगे। अव्वल खान ने पहली गोली चलाकर मुकाबले का आगाज कर दिया था। और खुदाई कार कौन है? C9 की 3 मंजिला इमारत की छत से एक डरी डरी भारी चीख उभरी। ये यकीन हो गया कि 2 में से कम एक चौकीदार इमारत की छत पर मौजूद था। गालिब इम्कान यही था कि इसका दूसरा साथी भी इसी के साथ हो और इन दोनों का पुरइसरार मेहमान इमारत की किसी निचली मंजिल पर छुपा हुआ हो। इस वक्त तक हमारे सामने उस मेहमान की मौजूदगी का कोई खुला सबूत नहीं था। प्रोफेसर डोनाल्ड की जुबान से C9 का तस्करा और फिर C9 के चौकीदारों की गैर मामूली खरीदारी से यह बात साबित नहीं होती थी कि हमारा मतलूबा आदमी इस इमारत में छुपा हुआ था जिस पर अव्वल खान ने अपनी चांद मारी का आगाज कर दिया था। मुकाबले में कोई 2 तरफा कैफियत पैदा होने के बाद ही सही सूरत हाल सामने आ सकती थी। अव्वल खान की तरफ से दूसरी गोली चलाई गई। इस मर्तबा फिर शीशे बिखर गए। मैंने दूर से देखा कि इस इलाके की खुली हुई दुकानें तेजी से बंद हो रही थीं और लोगों ने अंधी गोलियों की इज्जत से खुद को महफूज रखने के लिए मुखालिफ समतों में तोड़ लगा दी थी। मेरे साथ अव्वल खान भी इस राय से मुत्तफिक था कि टॉम और निक ने बेन को C9 में बिल्कुल बेयारों मददगार नहीं छोड़ा होगा। उसे यकीनी तौर पर राब्ते का कोई ऐसा आला दिया गया होगा जिस पर वह हंगामी सूरत हाल में इन दोनों से राब्ता कर सके। मेरा अंदाजा था कि बेन डेविड इस वक्त बौखलाए हुए अंदाज में अपने सरपरस्तों को दरपेश हालात से आगाह कर रहा होगा। उसे खौफजदा करने के लिए 2 फायर किए जा चुके थे। इनके बाद अव्वल खान का एक आदमी C9 के बंद दरवाजे पर पहुंचकर उसे पीट रहा था। बकिया 3 में से एक ने C9 से मुल्हिक खाली प्लाट पर जाकर अपनी जगह संभाल ली थी। स्ट्राइक यूनिट के बकिया 2 कारिंदे अपनी बारियों के मुंतजिर थे। मैंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक M50 निकाला और बटन दबाकर बेन को उसके नाम से मुखातिब करना शुरू कर दिया। मेरे तीसरे पैगाम के बाद उसकी पुरस्कून आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? उसने आवाज की हद तक पुरस्कून रहने की कोशिश की थी लेकिन उसकी आवाज से सारा तहक्कुम रुखसत हो चुका था। मैं तुम्हारी कमीनगाह के नीचे मौजूद हूं। तारुफ के लिए तुम्हारा इतना जानना काफी है। पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। कैसी कमीनगाह? मैं आराम से अपने घर पर हूं। तुम कौन हो और तुमको ये ट्रांसमीटर कहां से मिला? आज कस्टम हाउस पर एक नामालूम और मुश्तबा आदमी को किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। यह ऑपरेटर्स मकतूल के कब्जे में था। इसका मतलब है कि तुमको पुलिस अफसर हो। तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? यह बात अब पूरे शहर को मालूम हो चुकी है कि तुम आईमैन का रूप धार कर यहाँ गैर कानूनी हरकतें करते फिर रहे हो। यह सरासर बकवास है। मुझे अगर मालूम होता कि पाकिस्तान के शहरी इतने खबीस हैं तो मैं भूल कर भी इधर ना आता। तुम्हारी शामत तुम्हें यहाँ ले आई है तो अब नतीजा भुगतने की भी तैयारी कर लो। हमें मालूम है कि तुम C9 के किसी कमरे में मौजूद हो। यह कहकर मैंने बटन छोड़ दिया। अचानक फिजा सब मशीन गन के मुख्तसर से नगमे से गुनगुना उठी। मेरी पूरी तवज्जो ऑपरेटर्स पर मरकूज थी। फायरिंग की वो आवाज ऑपरेटर्स से भी सुनाई दी और फिर मालूम हो गई। शायद वैन ने बात करने का इरादा करने के बाद मुलतवी कर दिया था। यह बात वो भी जानता था कि उसकी आवाज के साथ फायरिंग का शोर भी रेडियाई लहरों पर नशर होगा
और इसके इस दावे का भांडा फोड़ देगा कि वो C9 के बजाय किसी और महफूज मकाम पर रुपोश था। तुम्हारी आवाज के साथ मुझे कुछ फायरिंग की आवाजें भी आई थी। क्या तुम मुझे रिकॉर्डिंग सुनाकर डराना चाह रहे हो? उसकी आवाज उभरी, फिर वो घुर्राया, क्या सब मर गए हो? कोई ये बकवास नहीं सुन रहा माय डार्लिंग बेन, बाकी सब मर चुके हैं। विजय, त्रिपाठी, सेठी और राजू में से किसी एक का ऑपरेटर्स मेरे हाथ आया है। बाकी 3 मरने वालों की लाशों के साथ जाया हो गए। अभी SM-50 पर सिर्फ हम दोनों राब्ते में रह गए हैं। तुमने मुझे क्यों छेड़ा है? मुझसे तुम क्या चाहते हो? C9 भारी मुहासरे में है। अभी शीशे टूट कर गिर रहे हैं, फिर कंक्रीट के ढेर गिरने लगेंगे और तुम इनमें दफन होकर रह जाओगे। शराफत से खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं हथियार डालने वालों में से नहीं हूं। तुम पूरी इमारत को मलबे के ढेर में बदलने के बाद भी मेरा सुराग नहीं लगा सकोगे, क्योंकि मैं यहां नहीं हूं। अब मैं ऑपरेटर साफ कर रहा हूं, इस पर मुझे तलाश करने की कोशिश ना करना। उसकी आवाज मासूम होने के बाद मैंने उसे मजीद ताव दिलाने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरी कॉल ने उसे ज़हनी खलफशार में मुब्तला कर दिया था। इसने बौखलाकर अपना ऑपरेटर्स वाकई ऑफ कर दिया था। बाहर से चलने वाली गोलियों ने मेरी बातों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दुराने गुफ्तगू उसने मुझे झुटलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उससे नफ्सियाती चूक हो गई थी। उसने मैं यहां नहीं हूं के अल्फाज इस्तेमाल करके लाशौरी तौर पर बात उगलती थी कि वो C9 ही में मौजूद था। इसका सबूत अगले ही लम्हे सामने आ गया। C9 की तीसरी मंजिल से 2 पुरशोर शोले इस वीरान मैदान की तरफ गए थे जहां अव्वल खान मौजूद था। मैंने एक मरतबा फिर बेन से बात करने की कोशिश की, मगर इस बार भी इंतजार के बावजूद नाकामी हुई। इस दौरान में दरवाजे पर मौजूद शख्स ने अंदर से कोई जवाब न पाकर गोली से दरवाजे का कुफल तोड़ दिया था। मेरे देखते ही देखते उसने फुर्ती से अपने कदम बदले और यकायक दरवाजे के सामने आकर गोलियों का एक तेज बरस्ट जीनों की बुलंदी की तरफ फायर कर दिया। वो खुला ऐलान था कि बेन के शिकारी उसके दरवाजे पर पहुंच चुके थे। अचानक फिजा एक शदीद धमाके से लर्ज उठी। सड़क के किनारे मैदान से धूल और कंकरों का एक जबरदस्त गुबार फैला जो मेरे बदन तक भी आया। गनीमत ये हुआ कि C9 से फेंका जाने वाला वो हैंड ग्रेनेड सड़क से ज्यादा दूर तक न जा सका, वरना अव्वल खान मलबे की जद में आकर बुरी तरह जख्मी हो सकता था। हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल बेन के जुनून की निशानदही कर रहा था। मैंने STF वाले ऑपरेटर्स पर मखसूस कोड नशर किया, इसीलिए मैं C9 में पहुंचा ला गया। STF वालों ने इमारत पर आंसू गैस के 2 गोले दाग दिए थे। अंधेरे में कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। जीने से इमारत में घुसने की कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ थी। मैंने खाली प्लाट पर मौजूद आदमी की तरफ दौड़ लगाई। वो अपने गिरदोपेश में होने वाले धमाकों से यकसर बेपरवाह होकर C9 की दूसरी मंजिल के एक बगली रोशनदान में वजनी आंकड़ा पंसाने में कामयाब हो चुका था और बेफिक्री से जोर लगाकर आंकड़े के जरिए जमीन तक आई हुई मजबूत रस्सी का जायजा ले रहा था। ऊपर से चंद सानियों के वक्फे से मजीद 2 बम फेंके गए और जमीन दूर तक लर्ज उठी। वही बम हाथ के बजाय किसी लॉन्चर वगैरह से दागे गए होते तो आसानी से अव्वल खान के चीथड़े उड़ा डालते। उनकी रसाई पहले दस्ती बम से बहुत ज्यादा नहीं थी। वो बेन के लिए बहुत कड़ा वक्त था। वो तहफ्फुज के ख्याल से इस इमारत में अकेला था, इसलिए वो ज्यादा पेचीदा दिफाई हथियारों से लैस नहीं था। उसे उसके मुरब्बियों ने ऐसे हथियारों से लैस किया था जिनको वो अपनी मर्जी से आजादाना इस्तेमाल कर सके। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि बेन की कमीनगाह को नरगे में ले लिया जाएगा, इसलिए उसे लॉन्चर वगैरह से चलाए जाने वाले बड़े और ताकतवर हथियार शायद नहीं दिए गए थे। STF के आदमियों ने ठक ठक की पुरशोर आवाजों के साथ आंसू गैस के मजीद 8 गोले कलील सी मुद्दत में C9 में फाड़ दिए। बाहर से शायद देख लिया गया था कि बेन कहाँ था, इसलिए गोलों का रुख दूसरी और तीसरी मंजिल की तरफ था। अव्वल खान और उसके आदमियों को यह खुली बर्तरी हासिल थी कि वो खुली फिजा में आजादी से नकलो हरकत कर सकते थे, जबकि बेन डेविड C9 के पिंजरे में बंद था। इमारत में आंसू गैस के 8 गोले पहुंचाने के बाद STF वाले वक्फे से फायरिंग पर अक्तिफा कर रहे थे। बेन भी इसी अंदाज में इक्का दुक्का फायर करके उन्हें यह जता रहा था कि आंसू गैस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। वो अपनी मर्जी से नकलो हरकत और फैसले करने की पोजीशन में था। मैंने अपना पूरा वजन डालकर ऊपर फंसे हुए आंकड़े की गिरफ्त और रस्सी की मजबूती का अंदाजा किया और फिर ऊपरी दीवार पर पैर जमाकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो तजुर्बा मेरे मामूलात का हिस्सा नहीं था। पूरी जिंदगी में शायद एक आध बार ही ऐसी किसी कोशिश की नौबत आई होगी, मगर मुझे ये अच्छी तरह याद था कि स्कूल में स्काउटिंग की तरबियत के दौरान मुझे रस्सी के जरिए बुलंदी पर चढ़ने की मशक कराई गई थी। इसके अहम नकात मेरे जहन के किसी कोशे में महफूज थे। इस वक्त मामला बेन डेविड का था, इसलिए मेरी सारी सलाहियतें खुद ब खुद बरोएकार आ रही थी। मैं पैर दीवार पर टिका था और तारीक फिजा में हचकोले खाता हुआ तेजी से ऊपर जाने लगा।
रस्सी से तंग रोशनदान में दाखिल होने में मुझे खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ गहरा अंधेरा था और फिजा में आंसू गैस की हल्की सी बू भरी हुई थी। मैंने रोशनदान में अपनी पोजीशन मजबूत करके नीचे झांका और रस्सी को खफीफ सा झटका दिया। खाली प्लाट की तारीकी में खड़ा हुआ अकलौता इंसानी हेवला हरकत में आया और दीवार के साए में गायब हो गया। उसके दीवार से चिपक जाने के बाद नीचे मैदान साफ हो चुका था। मैंने रस्सी के सिरे से बंधा हुआ प्लास्टिक का नुकीला और वजनी आंकड़ा रोशनदान की चौखट से निकाला और फिजा में दूर उछाल दिया। इधर से फारिग होते ही मैं कूदकर फर्श पर उतर गया। आंखों को इस अंधेरे से मानूस होने में चंद लम्हे लगे। इस दौरान में मुझे यह अंदाजा हो चुका था कि वो नए मकान का गैर इस्तेमाल शुदा बाथरूम था। अब निचड़े हुए सांस बहाल करने के बाद मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो आंसू गैस की तेज बू के साथ आंखों में शदीद चलन होने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी गैर इरादी चीख रोकी ही थी। अचानक मेरे जबड़े पर एक जोरदार मुक्का लगा और अंधेरे में कोई मुझ पर टूट पड़ा। मैंने बहुत तेजी से खुद को संभाला। आंखों और नथनों में शदीद सोजिश हो रही थी। मेरा हरीफ पहल का फायदा उठा चुका था, फिर भी मैं उससे लिपट गया और पहले जोर में उसे धकेल कर बाथरूम के दरवाजे से दूर ले गया। एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने की वजह से हाथ चलाने के इम्कानात मादूम हो गए थे। मेरे दराज कामत और तवाना हरीफ ने मेरी पेशानी पर टक्कर रसीद की तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसके चेहरे पर गैस मास्क चढ़ा हुआ था। इतनी देर में मेरे लिए अपनी आंखें खुली रखना दुश्वार हो गया था। मेरा हरीफ अंग्रेजी में दबी दबी हुर्राहटों के साथ मुझे रकीर डाल रहा था। अचानक मेरा दाहिना घुटना चल गया। उसके पेट के निचले हिस्से पर अचानक पड़ने वाली वो जर्ब इतनी शदीद थी कि वो एक बेसाख्ता चीख मार कर दौरा हो गया। मैंने बढ़कर उसके चेहरे पर कई ताबड़तोड़ मुक्के बरसा दिए। इन जरबात के नतीजे में उसका गैस मास्क उसके चेहरे से उतर गया और उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। तुम हरामजादे, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अंग्रेजी में घुराया और बात वाजे हो गई कि वो बेन डेविड था। मेरा ख्याल था कि वो खांसता हुआ सीधा होगा तो मैं उसके चेहरे की मजीद तवाजे करूंगा, लेकिन उसने एक हैरान कुन हरकत की ओर पलट कर अचानक एक तरफ दौड़ पड़ा। वो फ्लैट नया और गैर आबाद था, इसलिए वहां कोई साजो सामान नहीं था। मैं बेन का पीछा करता हुआ सीढ़ियों पर आ गया। आंसू गैस उसके लिए सख्त आजियत का बायस बन रही थी, इसलिए वो बंद फ्लैट से निकलकर ऊपर जा रहा था। मैं दूसरी मंजिल से उस इमारत में घुसा था। वो तीसरी मंजिल पर भी नहीं रुका तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो छत की खुली फिजा में पहुंचना चाह रहा था। मैं साए की तरह उसके पीछे लगा रहा। वो आखिरी सीढ़ियों पर था कि अचानक उसकी बाएं पिंडली मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे वहीं दबोच लिया और वह मुंह के बल पूरे जोर में कंक्रीट के जीनों पर गिर गया। बेन के हल्क से निकलने वाली दूसरी बेसाख्ता चीख बहुत बुलंद और करीहा थी। मैंने बढ़कर उसके बाल पकड़े और एक मरतबा फिर उसका चेहरा जीनों पर दे मारा। जीनों पर उससे लड़ना खतरनाक था। मैं उसे दूसरी जिग पहुंचाते ही खुली छत पर निकल गया। ताज़ा हवा में निकल आने के बावजूद मेरी आंखों में जलन हो रही थी और आंसुओं की धारें बह रही थीं। मुझसे बस लम्हा भर की चूक हुई। मैं पिस्तौल निकालने ही वाला था कि बेन किसी देव पैकर इफरीत की तरह एक बार फिर मेरे ऊपर आ पड़ा। इसका चेहरा लहू लुहान हो चुका था। उसने गैस मास्क नोच कर दूर फेंक दिया था। इस बार उसके जिस्म में न जाने कहां की ताकत उमड़ आई थी कि उसने मार मार कर जरा सी देर में मुझे निढाल कर दिया। इस दौरान में इमारत के दोनों चौकीदार सहमे हुए अंदाज में एक तरफ खड़े रहे। इनमें से किसी ने हमारी लड़ाई में दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं की। उनकी छठी हिस्स ने शायद उन्हें यह बता दिया था कि किसी चोर की तरह छुपे हुए गोरे के मुकाबले में आने वाले सरकारी आदमी हो सकते हैं जिनसे उलझना हमेशा महंगा पड़ता है। रोशनी करो, मैंने चीख कर कहा और अगले हिले में छत रोशन हो गई। बेजरर काम करने में चौकीदारों को कोई तामिल नहीं था। शायद मेरे फेफड़ों में आंसू गैस की भारी मिकदार पहुंच चुकी थी। मेरे हाथ पैर काफी सुस्त हो रहे थे। मौके मिलने के बावजूद मैं बेन को जेर करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसने आंसू गैस से भरे हुए फ्लोर पर गैस मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसकी हालत ज्यादा अबतर नहीं थी। आखिरकार वो मुझे सीने के बल फर्श पर गिराकर मेरी पुष्ट पर सवार होने में कामयाब हो गया। मुकाबले के दौरान ही में उसने मेरी भरी हुई जेबें ताड़ ली थी। उसने मेरी सब जेबें खाली की। माउजर और पिस्तौल के साथ दोनों ऑपरेटर्स लेकर वो अचानक मेरी पुष्ट से उतर गया। इस मारधाड़ में उसका हथियार शायद कहीं गिर चुका था। फिजा में रह रहकर फायरिंग की आवाजें गूंज रही थी। अव्वल खान और उसके आदमी मेरे किसी इशारे के इंतजार में अपनी जगहों पर रुके हुए थे। हैंड्स अप। मुझे फर्श से उठता देखकर बेन ने अचानक मेरे ऊपर माउजर तान लिया। जरा भी हरकत की तो गोली मार दूंगा। उसका खून में नहाया हुआ जख्मी चेहरा इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। मुझे अंदाजा था कि वो हर तरफ से खतरे में घिरा हुआ था। मुझे गोली मारने में तामिल नहीं करेगा। मैंने खामोशी से अपने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा दिए। बेन डेविड अनाड़ी नहीं था। उसने बाएं हाथ से M50 और पिस्तौल को जेब में रख लिया। फिर STF वाले ऑपरेटर्स को अपने मुंह के करीब लाकर बटन दबाते हुए बोला, तुम जो भी हो कान खोल कर सुन लो।
कि फायरिंग बंद नहीं हुई तो मैं तुम्हारे आदमी को गोली मार दूंगा। मैंने इसे पकड़ लिया है। दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहा। वो बुरी खबर इन लोगों के लिए सदमे से कम नहीं थी। हमारे ऑपरेटर्स पर बेन की आवाज इस बात का सबूत थी कि वो सच्चा था। फिजा में सन्नाटा छा गया। एसटीएफ वाले फायरिंग बंद करने पर मजबूर हो गए थे। तुम्हारा आदमी मुसलसल मेरे निशाने पर है। इसकी जिंदगी चाहते हो तो यहां से फौरन चले जाओ। मैं इसे रिवाल्वर के नाल पर यरगमाल बनाकर उतरूंगा और निकल जाऊंगा। मैंने खासे इंतजार के बाद दूसरा पैगाम नशर किया। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हमने तुम्हारे दोनों पैगाम सुने हैं। अव्वल खान की मजरूस सी आवाज उभरी। क्या मैं अपने आदमी से बात कर सकता हूं? हरगिज नहीं। बेन ने सख्ती से इनकार कर दिया। इस वक्त मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। मैं सिर्फ अपने हुक्म की तामील चाहता हूं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अव्वल खान के पास अपनी शिकस्त तस्लीम करने के सिवा कोई राह बाकी नहीं रही थी। तुम यहां से कितनी देर में निकल जाओगे? क्या मेरी मर्जी पर मुनहसिर है? तुम लोग जाओ। सुबह तक इस इलाके में कोई मशकूक साया नजर नहीं आना चाहिए। ज्यादा देर तक रुक कर तुम हमारे आदमी की जिंदगी खतरे में डाल दोगे। कॉल के रुकने के बाद तमाशाई सीन 9 को घेरे में ले लेंगे। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने गुस्से में दहाड़ा। जब तक मैं खतरे से नहीं निकल जाता मुझे किसी की परवाह नहीं है। हमारे आदमी को तुम कहां छोड़ोगे? अव्वल खान की आवाज से मायूसी झलक रही थी। सब कुछ इसके अपने ऊपर मुनहसिर है। बेन ने हड्डियों में उतर जाने वाली सर्द आवाज में कहा। इसने चालाकी दिखाने की कोई कोशिश की तो मारा जाएगा। ओके बेन, हम इसी वक्त वापस जा रहे हैं। अव्वल खान के पास कोई दूसरा जवाब नहीं था। बेन ने ऑपरेटर्स अपने पहले से भरी हुई जेब में उड़स लिया। अब बताओ कि तुम कौन हो? डैनी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसने माउजर की नाल को सफाकी से जुम्बिश देते हुए सवाल किया। नाकामी की इस घूर अंधेरे में वो मेरी पहली कामयाबी थी तो आज खुद मुझे डैनी मानने से मुनकर था। उसके हद से बड़ी हुई खुद एतमादी ने मेरा एतमाद किसी हद तक बहाल कर दिया था। मैं किसी की डैनी को नहीं जानता। मैंने गहरा सांस लेकर कहा। मैं पुलिस के लिए काम करता हूं। पुलिस टाउट हो? उसने तहकीर आमेज लहजे में कहा। तुमने मुझे सख्त मायूस किया है। पता नहीं तुमको अपनी मनहूस सूरत लेकर यहां आने की क्या जरूरत थी। तुम पर हाथ डालते हो मुझे खुशी हुई थी कि मैंने डैनी को पकड़ लिया है, मगर तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं ये समझने से कासिर था कि वो मेरे डैनी न होने के बारे में इतना पुरयकीन क्यों था, मगर मैं इससे बराह रास्त वो सवाल करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने पुजमुर्दा आवाज में जवाब दिया। डैनी का नाम मेरे लिए अजनबी है। अगर मेरे डैनी होने से तुमको खुशी हो सकती है तो तुम मुझे शौक से डैनी कह सकती हो। वैसे भी लड़ाई हार जाने वाले का कोई नाम नहीं होता। डैनी, वह अजीब और भयानक आवाज में हंसा और बोला। किसी वक्त वो भी अपने चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ मेरे सामने आएगा। मैंने भीमगन की उम्मीद में तुम्हारी जामा तलाशी ली थी। वो डैनी की पहचान है। अगर तुम्हारे पास से वो गन मिल जाती तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा चुका होता। तुम जैसे 2 टके के आदमी को मैं उसका मुतबादिल नहीं समझ सकता। मैंने कनखियों से देखा कि दोनों सेहतमंद चौकीदार बुतों की तरह एक ही पोजीशन में गुमसुम खड़े हुए थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सीध 9 में अचानक क्या खेल शुरू हो गया था। गनीमत यह था कि उन्होंने अंधाधुंध अपने सफेद फाम मेहमान का साथ देने के बजाय गैर जानबदारी इख्तियार की हुई थी। शायद जुबान के मसले की वजह से बेन डेविड इन्हें अपने एतमाद में लेने में कामयाब नहीं हो सका था। बस इशारों कनायों के जरिए इनसे अपनी जरूरियात पूरी करवा लेता था। पूरे तसादम में मैंने सिर्फ एक बार इनको रोशनी करने का हुक्म दिया और उन्होंने मशीनी अंदाज में इसकी तामील की थी। मुझे तवक्का थी कि मजीद कोई जरूरत पेश आई और मैं इनकी हमदर्दियां जीतने में कामयाब रहा तो बेन के मुकाबले में मेरा साथ देंगे। ये मेरी दोहरी बदकिस्मती है कि मैं तुमसे हार गया और तुम मुझे वक़्त देने पर भी आमादा नहीं हो। मुझे हैरत है कि तुम मामूली टाउट होकर भी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। उसने गहरे तंज से कहा। सर, ये गरीब मुल्क है। यहाँ पढ़े लिखे लोग इससे भी घटिया काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने उसकी अना को उभारने के लिए फौरी ख्याल के तहत उसे सर का रुतबा दे डाला। तुम यहाँ कितनी नफरी के साथ आए थे? बेन ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालकर पूछा। मेरे साथ 3 आदमी और थे। कुछ लोग पहले से छुपे हुए हों तो मुझे पता नहीं। इन लोगों को यहाँ भेजने के लिए सिर्फ तुम मिले थे। पुलिस कमांडो कहाँ मर गए थे? मुझे डैनी तस्लीम न करते हुए भी वो मेरी तरफ से पूरी तरह मुतमईन नहीं था। मैं नीची आवाज में कहा, उन्होंने अपने आदमी को बचाकर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया है। देख लो, मैं तुम्हारे हाथों पकड़ा गया। मेरी जगह कोई पुलिस वाला होता तो वो मारा जाता। दरअसल मैं कमन डालकर ऊंची बिल्डिंगों में चोरियां किया करता था। मेरे इस रिकॉर्ड ने आज मुझे मरवा दिया। उसकी आंखों से बेएतबारी मुतरश्शित थी, लेकिन वो जुबान से कुछ नहीं बोला। इस दिन मेरी एक भूल या गलती मेरे काम आई थी। अगर मैंने घर से निकलते हुए अपनी ड्रेसिंग टेबल से बीमगन अपने साथ ले ली होती तो इस वक्त तक न जाने क्या कुछ हो चुका होता। जो हालात यकायक रूनमा हुए थे, इनमें बीमगन से कोई मदद नहीं ली जा सकती थी, मगर वो मेरी गर्दन जरूर फंसवा दी थी। यह गैबी तायद थी कि इस वक्त मेरी भूल किसी हद तक मेरी आफियत का जरिया बन गई थी।
तुम हमारे से बाहर निकलते हुए अपने हाथ नीचे गिरा लोगे, लेकिन ये याद रखना कि मेरी उंगली हर लम्हे माउजर के ट्रैगर पर तैयार रहेगी। मेरी हदायत के मुताबिक चलते रहना। तुम गाड़ी से आए हो। आखिरी सवाल उसने अचानक पूछा था, लेकिन मैंने पलक झपकने में जवाब सोच लिया। मैं पुलिस वालों की वैन में आया था। ठीक है, फिर तुम मेरी गाड़ी चलाओगे, उसने बताया। हमें कहाँ जाना होगा? मैंने उसके प्रोग्राम के तसलसल से फायदा उठाकर सवाल कर डाला।